हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जिनका एडमिशन अब कौन सी क्लास में हुआ है, 11th में। जस्ट क्या हुआ है, लाइफ में ट्रांजिशन आया है। कौन सी क्लास से, 10th से 11th में। तो अब क्या फील हो रहा है ना? ऐसा लग रहा है पढ़ाई का बोझ बढ़ गया होगा, जरूर लग रहा होगा, सबको लग रहा होगा। और घर वाले भी पीछे पड़ रहे होंगे क्या कि अब सीरियस हो जाओ पढ़ाई में। अभी तक तो कर ली थी मौज मस्ती में हो गई पढ़ाई, लेकिन अब हो गया है सीरियस होने का टाइम, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देने का टाइम। तो इसीलिए मैं ये इसीलिए वीडियो लेकर आई हूँ बेटा, ताकि आपको एक आइडिया लगे, क्योंकि अब जस्ट स्टार्ट हो रहा है आपका 11th ना। स्टार्ट हो चुका होगा कुछ जगहों पे अभी, मतलब आपके हो तो चुके ही होंगे मोस्टली सब जगह स्टार्ट, बट अभी आपके रजिस्ट्रेशंस नहीं हुए होंगे, है ना? कि अभी आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है, वो सब आपके रजिस्ट्रेशंस जो होते हैं वो आपके आपके समर वेकेशन के आसपास होंगे, बाद में होंगे या आसपास होंगे, ठीक है? जब बोर्ड्स का बेसिकली रिजल्ट आ जाता है उसके बाद होते हैं, ठीक है? तो बेटा क्यों, कैसे अब आप स्टार्ट कर सकते हो, और क्यों जरूरी है कि मैं आपको क्यों ये वीडियो मैं आपको समझा रही हूँ कि आपके लिए गाइडेंस के तौर पे, कि क्यों आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें फेस होंगी सबसे पहले, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा, अभी तक आपके टेंथ में क्या था बेटा? आपके जैसे ना बायो के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, फिजिक्स के हो गए, मैथ्स के हो गए, ठीक है? मैथ्स आपका बहुत बड़ा था सिलेबस में, ये तो एग्री करती हूँ, ठीक है? मैथ्स पे सब बच्चे ध्यान भी देते थे। 9th की मैथ्स टफ भी लगी होगी, 10th की थोड़ी सी इजी लगी होगी कंपेयर टू 9th के, लेकिन 11th की मैथ्स बेटा, जैसी 9th की मैथ्स आपको लगी थी ना, बिल्कुल 11th की मैथ्स उससे ज्यादा ही लगेगी टफ आपको, ठीक है? जैसे आपके 9th, हमेशा अक्सर कर बच्चों को 9th टफ लगती है, 11 टफ लगती है कंपेयर टू 10th, और 12th आपकी थोड़ी सी जब एक बार बच्चे को 11th में पढ़ने का आइडिया लग जाता है ना, तो उसे 12th इतनी टफ नहीं लगती है कंपेयर टू 11th, ठीक है? तो देखो बेटा, पहले ऐसा होता था कि आपके 10th में अभी तक कितने कितने चैप्टर्स थे? मुश्किल से आपके चार चार पांच पांच चैप्टर होंगे ज्यादातर, जो आपकी साइंस की बात करें अगर हम, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, आपके सिर्फ चार चार चैप्टर थे। लेकिन अब क्या होगा, अब आपके चैप्टर्स बढ़ गए, ठीक है? अब आपके बताओ, देखो मैथ्स में ही आपके, अगर मैं कहूँ तो मैथ्स में आपके 14 चैप्टर हैं। ठीक है, आप कहोगे मैम मैथ्स तो हमें आइडिया था ही, क्योंकि हमारे 10th में भी बहुत सारे चैप्टर थे, लेकिन आपको पता है अब आपके फिजिक्स में भी कितने हैं? 14 ही चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में कितने हैं? 9 चैप्टर्स हैं। और बायो में तो, भैया बायो में तो बहुत सारे चैप्टर हैं, और सारों की वेटेज, सारे चैप्टर्स की वेटेज 19 चैप्टर है, और 19 के 19 चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो इसीलिए इसीलिए अब आपका क्या था, एक ट्रांजिशन फेज है, सिलेबस बहुत ज्यादा फेस करने को मिलेगा। अभी तक तो क्या था, जस्ट एग्जाम से 4 दिन पहले पढ़ाई कर ली, हो गया पूरा सिलेबस कंप्लीट, है ना? ऐसा करके अक्सर कर 10th तो बच्चों की निकल जाती है बेटा इतनी आसानी से। लेकिन अब सिलेबस क्या है, ह्यूज है। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, ह्यूज सिलेबस है, बहुत बड़ा, ठीक है? और बेटा ये 14, जैसे इसमें 14 चैप्टर है आपके, फिजिक्स में 19 चैप्टर है, बायो में, केमिस्ट्री में 9, ये कोई अच्छे खासे, जो कोई ये मत सोचना कि पतले पतले से चैप्टर होंगे या छोटे मोटे चैप्टर होंगे। वेटेज इतनी ज्यादा होगी इनकी, ठीक है? इतने ज्यादा कंटेंट है इनमें, और एक एक लाइन बारीकी से पढ़ने वाला काम है। अगर आपने अब एक एक लाइन बारीकी से नहीं पढ़ी तो क्या होगा, मार्क्स कट सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे सब, आप में से कई बच्चे जेई के लिए भी प्रिपेयर करोगे, नीट के लिए भी प्रिपेयर करोगे, या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करोगे, तो वो कैसे होगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना? और कॉन्सेप्ट अब बहुत डिटेल्ड है, तो इसीलिए जरूरी है कि साथ ही साथ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते जाएं, ठीक है? मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगी, ठीक है? उसके अलावा बेटा आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, पीयर प्रेशर। आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके टीचर सब आपसे कह रहे होंगे कि अब पढ़ाई पे ध्यान देना है। पेरेंट्स भी कह रहे होंगे, अरे तुझे डॉक्टर नहीं बनना, या तुझे इंजीनियर नहीं बनना, है ना? अक्सर क्या कहते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स भी अब आपको वो कर रहे होंगे कि अपने ध्यान अभी से लगा पढ़ाई पे, 11th ही बेस होता है, 11th से अगर पढ़ाई नहीं करी तो नीट जेई क्लियर ही नहीं होगा, और 11th स्ट्रॉन्ग, और 11th में क्या है, आपका सिलेबस इतना ज्यादा है ना, तो वेटेज भी 11th की आपके नीट के और जेई एग्जाम में ज्यादा है कंपेयर टू 12th।
ठीक है, 12th बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th का वेटेज जो है कंपेयर टू 11 आपका कम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए तो उस चीज का प्रेशर भी फील हो रहा होगा, डर और बढ़ रहा होगा, है ना। जरूर है बेटा, नॉर्मल बात है, सबके लिए होगा। ठीक है, सबके लिए होता है। हम भी अब कभी 11th में आए थे, हमने भी ये सब चीजें फेस करी थी। ठीक है, और सब लोग ये कह रहे होंगे करियर का पाथ, भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो जरूरी है कि 11th के बेस, आपका बेस का काम कर रही है 11th, तो 11th क्लियर हो, तभी तो एक अच्छे डॉक्टर, अपने इंजीनियर या कुछ और भी जिनको बनना है, रिसर्च में जाना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो उन सब के लिए बेटा जरूरी है कि आपकी 11th का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ बेटा, मैं भी अपने एग्जाम्पल से बताती हूँ। आप किससे भी पूछ लो, ठीक है, जितने लोगों की 11th हो चुकी है आप उन सबसे पूछ लो, उन्होंने अपने लाइफ के लिटरल लोएस्ट मार्क्स 11th क्लास में देखे होंगे। मैं अपने एग्जाम्पल से बता रही हूँ, मैंने अपने सबसे लोएस्ट मार्क्स जब 11th में, उससे पहले क्या होता है, सब बच्चों के आराम से 90 प्लस आराम से आ जाते हैं, 4 दिन पहले पढ़ के आपके 10th में 90 प्लस आराम से आ जाते हैं। लेकिन अब आप 4 दिन पहले पढ़ के 90 क्या पास भी नहीं हो पाओगे, 4 दिन पहले पढ़ के आप पास भी नहीं हो पाओगे। अब पासिंग के लिए करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए और अच्छी मेहनत। तो अब उसके लिए क्या है कि इस चीज से कि अगर आपके लोएस्ट मार्क्स आ गए, ठीक है, उससे क्या होना है, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, लोएस्ट मार्क्स सब फेस करेंगे अपनी लाइफ में कभी ना कभी। अभी तक आपको लगता होगा अरे हम तो टॉपर है, क्लास में फर्स्ट आते हैं, हमारे तो 90 प्लस यूं ही आ जाते हैं, लेकिन अब आपको अपनी लाइफ के सबसे कम मार्क्स जरूर देखने को मिलेंगे, सब बच्चों को मिलेंगे। ठीक है, तो मेंटली मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ इस चीज के लिए, ये मत कहना कि मैम तो डरा रहे हो आप, बिल्कुल बेटा देखने को मिलेंगे, सबको मिलते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती। आप आगे, हाँ, लेकिन जहां जहां गलतियां करी हैं, गलतियों को सुधारना वो हमारी ड्यूटी है। ठीक है, गलतियां करना नॉर्मल बात है, गलतियां से ही हम लोग सीखते हैं, लेकिन गलतियों को सुधारना भी हमारी ही ड्यूटी है, हमें ही अपनी गलतियां सुधारनी है और आगे पेपर अपना और अच्छे से करना है। ठीक है, अगर सपोज अगर 11th में अच्छे मार्क्स भी नहीं आए तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 12th में अच्छे कर लेना, 12th में तो अच्छे चाहिए होते हैं ना, बोर्ड्स की मार्कशीट तो पूछी जाती है। ठीक है, तो 12th में अच्छे कर लेना, लेकिन अपने 11th के कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो कंपटीशन नहीं निकलेगा। कंपटीशन तो सबको ही देना पड़ता है बेटा, जिंदगी भर कंपटीशन चलता है, कंपटीशन बहुत है। ठीक है, तो जरूरी है कि आप ऐसा, ठीक है, और इन सब चीजों से कि ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो इनसे होपलेस फील नहीं होना कि नहीं यार मुझसे तो हो ही नहीं रही पढ़ाई, घर में बहुत ज्यादा डिप्रेस, होपलेस फील करने लग जाते हैं कि यार हम अब तक तो इतने अच्छे से पढ़ाई में, अब कैसे हम लाए मार्क्स। तो बिल्कुल भी होपलेस फील नहीं करना। ठीक है, और होपलेस ना फील करने के लिए मैम आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस भी लेकर आई हैं। ठीक है, कि कैसे आपकी हेल्प हो सकती है। तो बस इन सॉल्यूशंस को ही, मतलब एज अ ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कैसे गाइडेंस आपको जरूरत है। ये फॉलो करोगे तो बेटा मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही, और आगे के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी आप रेडी होंगे। ठीक है, चलिए, तो सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले जरूरी है बेटा कि अब आप अपना स्ट्रेटेजाइज करें कि आपको क्या ट्यूशन चाहिए, जैसे कई लोगों को कोचिंग चाहिए होती है ना, कोचिंग चाहिए, कोचिंग हेल्प चाहिए, तो एक प्रॉपर कोचिंग हम क्यों लगवाते हैं, कोचिंग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको देती है कि हाँ अब आपका ये वाला सिलेबस हो गया, अब आपका ये होगा, अब ये होगा, इसका साथ साथ टेस्ट भी होते रहेंगे, टेस्ट सीरीज होंगी आपकी, है ना, सब प्रॉपर। तो इसीलिए कोचिंग्स हम लोग ज्वाइन करवाते हैं, कई लोग के स्कूल्स में ही प्रोवाइड होती हैं कोचिंग्स। ठीक है, तो अब वो क्या हेल्प कर रही है आपको स्ट्रैटेजी के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर पाए, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी को कोचिंग लगवानी ही चाहिए। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि कोचिंग आपकी क्या हेल्प कर रही है स्ट्रैटेजी बनाने में। ठीक है, तो अब आपको कोचिंग वाला काम ये डिसाइड करना है कि आपको सेल्फ करना है या किसी की मेंटोरशिप चाहिए। ठीक है, कोचिंग आपको मेंटोरशिप जरूर प्रोवाइड करेगी जो आपको स्ट्रेटेजाइज करवाने में हेल्प करती है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं किसी भी रीजन से, अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे कोचिंग, तो अब आप क्या करोगे, सेल्फ। और सेल्फ में बेटा आपको चाहिए टाइम टू टाइम मोटिवेशन, ठीक है, टाइम टू टाइम हेल्प। ठीक है, और हम तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए साथ ही साथ। ठीक है, तो अच्छा,
कई अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हाफ ईयरली तक वेट करते हैं। जैसे अभी तक 10th में क्या होता था, मैं बता रही हूँ ना, आप 4 दिन पहले पढ़ते थे, 90 प्लस मार्क्स आ जाते थे। अब बेटा टॉपिक है ज्यादा, सिलेबस भी आएगा ज्यादा, हाफ ईयरली में भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ऐसा मत बैठे रहना। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप 4 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करो और 4 दिन पहले पढ़ के आपका हो जाएगा क्लियर, नहीं, ठीक है। साथ ही साथ बेटा हाफ ईयरली तक के एग्जाम के लिए कोई वेट नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी वेट नहीं करेगा, सब साथ ही साथ पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। जो चैप्टर स्कूल में हो रहा है, कोचिंग में हो रहा है, जहां पे भी हो रहा है, उसके नोट्स बनाना शुरू करो अभी से। ऐसे नोट्स, ठीक है, पूरी बुकिश लैंग्वेज वाले नहीं, अपने कंसाइज नोट्स जिनको सिर्फ एक बार रिवीजन कर लोगे तो अब आपका काम हो जाएगा, और वो भी साथ ही साथ बनने हैं बेटा। ऐसे नहीं, कोई भी बच्चा ये सोच के नहीं बैठेगा कि अरे वीक में संडे आएगा, सैटरडे आएगा, अब हम तब पढ़ लेंगे। बेटा अब डेली पढ़ने की नीड है, क्योंकि डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट, नया नया कॉन्सेप्ट जो एक, और ऐसा भी नहीं है कि लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, अथाह के कॉन्सेप्ट है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट के लिए क्या करना है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ्स में तो बेटा बहुत जरूरी है कि आप डेली के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है। डेली का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, ठीक है, सपोज आपका कोई भी पास्कल्स लॉ, आपका बर्नौलीज थ्योरम, जो भी पढ़ाया गया, ये सब आई गेस 12th में आता है, मुझे इतना याद नहीं आ रहा अभी तो, क्योंकि मैं तो बायो पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो बायो के लिए तो मैं, जैसे मेरे में से भी पूछोगे अगर आप, तो मैं आपसे ये कहूंगी, जैसे जैसे आपके मेरे सब्जेक्ट के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके जितने भी जैसे, हाँ, जितने प्रोसेसेस हैं, ठीक है, या फिर आपको एनिमल किंगडम में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सारे, बहुत डाइवर्स है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम को याद करने का अब सबसे अच्छा तरीका अब आपको अपनाना पड़ेगा, और क्या होगा, कॉन्साइज नोट्स, ठीक है, टैबुलर फॉर्म में नोट्स बनाओ, मैंने वो भी ऐड किया, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा मैंने बोला ना, ऐसे नोट्स बनाओ जिनसे आप रिवीजन भी कर सको। तो रिवीजन जरूरी है कि एग्जाम के भरोसे में, जैसे ऐसा हो गया, सपोज आपने इस महीने अपना यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया, आपके स्कूल में हो गया यूनिट 1 कंप्लीट है, किसी भी टॉपिक का, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ठीक है, किसी का भी, आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। तो अब यूनिट 1, साथ ही साथ आपने नोट्स तो बना लिया, उसके साथ ही साथ आप डेली क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब आप 1 महीने तक तो उसे याद रखोगे, लेकिन जब दूसरे यूनिट पे पहुंचोगे तो पहला यूनिट क्या होगा, आप भूल जाओगे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप नहीं इतने दिन तक याद रख सकते, तो क्या करो ऐसे में, ऐसे में आप कुछ दिनों बाद उसे फिर से पढ़ो, ठीक है, रिवाइज करो, रिवीजन नोट्स जो आपने नोट्स बनाए वो ऐसे फॉर्म में बनाओ कि दोबारा रिवीजन में इतनी देर ही ना लगे, ठीक है। और आपको इसमें गाइडेंस चाहिए तो मैं इस पे भी आपके लिए वीडियोस बना दूंगी, ठीक है। मैं अपने सब्जेक्ट के लिए जरूर रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब रिवीजन की बात हो गई, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबका, अब आपको अपने अंदर का लर्नर समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके के लर्नर हो, आपको किस तरीके की लर्निंग ज्यादा समझ में आती है, ठीक है। जैसे कई बच्चों को बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करके ज्यादा अच्छा, न्यूमेरिकल तो क्या सबको ही सॉल्व करना है, बट कुछ बच्चों को देखो ऐसा होता है कि ना लिख के ज्यादा अच्छे से याद होता है, कुछ बच्चों को बोल के ज्यादा से अच्छा याद होता है, कुछ बच्चों को एक्सप्लेन करके, जैसे खुद पढ़ लेते हैं उसके बाद वो किसी को और को एक्सप्लेन करें तो ज्यादा अच्छे से याद होता है। तो अब आपको ये डिस्कवर करना पड़ेगा कि आप किस तरीके के लर्नर हो, आप किस तरीके से ज्यादा जल्दी समझ रहे हो, ठीक है। कोई आपको समझा रहा है दूसरा तो आपको ज्यादा समझ आता है, या आपको अपने आप से लिख के ज्यादा समझ आता है। सेल्फ स्टडी तो खैर सबके लिए जरूरी है, सब सेल्फ स्टडी तो सबको करनी ही पड़ती है, ठीक है। कोचिंग्स वगैरह आपको एक मेंटोरशिप जरूर देते हैं, बट अपनी सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा काम आती है, ठीक है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो किस तरीके के, और हाँ ये भी बेटा कि कोई कॉन्सेप्ट है तो वो आपको फ्लो चार्ट में ज्यादा इजी वे, कि उस कॉन्सेप्ट को मैं सबसे इजी वे में किस तरीके से पढ़ सकता हूँ, वो भी आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको कि इजी वे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे इजी वे आपको अपने से बेटर कोई ही नहीं बता सकता कि आपके अंदर, कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा इजी वे लगता है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट साथ ही साथ क्लियर करते चलो, बहुत जरूरी है बेटा, साथ ही साथ, वरना लास्ट के लिए बैठे रहोगे तो क्या होगा, और दिमाग खराब हो जाएगा
कि अरे यार ये तो बिल्कुल नहीं आता, अब क्या करें, अब क्या करें। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट में आप रट्टे भी लगा सकते हो, लेकिन बेटा फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इनमें आप रट भी नहीं सकते, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे। तो उसमें जरूरी है कि अपने साथ ही साथ टीचर से, अपने टीचर से, अपने गाइड से, किसी से भी साथ ही साथ अपने डाउट्स क्लियर करते चलो। कहीं पे भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहना चाहिए, डाउट क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। बहुत जरूरी है साथ ही साथ डाउट क्लियर हो। अक्सर अगर बच्चे थोड़ा शर्मा जाते हैं या झिझकते हैं या सोचेंगे कि टीचर क्या कहेगा, कि तुम्हें इतना सा भी नहीं आता, तो बेटा ये सब छोड़ दो, ठीक है, अपने डाउट्स क्लियर करो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा करियर। तो अपने डाउट्स क्लियर करो, रादर देन क्या है, दो दो दिन टीचर भी अगर चलो ठीक है, अगर टीचर को लगे भी कितना सिली डाउट है, 2 दिन हंसेगा, ठीक है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है, आपकी पूरे करियर का सवाल है, ठीक है। अब अगर मार्क्स कम आए तो क्या होगा, आप डिमोटिवेट फील करोगे, लेकिन बेटा ये जरूर याद रखना, आपको अगर राइज करना है हायर, तो क्या होगा, एक बार थोड़ा सा झुकना भी जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे डिमोटिवेट नहीं फील होना, बल्कि और ये जानो कि कहाँ गलती हो रही है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, क्या गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है मुझसे, ठीक है, ये जानो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये सब आप कर लोगे ना तो क्या होगा, आप दोबारा स्टेप अप करोगे। अगर फिर भी लीव कर जाओगे तो क्या होगा, और ज्यादा अच्छे से स्टेप अप करोगे, दोबारा कोशिश करो। फिर अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो कभी ना कभी तो कॉन्सेप्ट, इसका मतलब कॉन्सेप्ट पे और मेहनत करने की नीड है, और मेहनत करोगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा यही था मेरा आज का आपके लिए एडवाइस। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो वीडियो पे कमेंट्स में बता देना, कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीजें जो मैंने यहाँ मिस आउट कर दी है, ठीक है, आपको कुछ पूछना था मुझसे, तो वो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।